हेलो एवरीवन। जितने भी लोग फ़िलहाल लाइव आ गए हैं, प्लीज़ आप अपनी अटेंडेंस एक बार लगा दें जल्दी से, ताकि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ के कोशिश करें जल्द से जल्द ख़त्म करें। ओके, सहज, हिराक्षी, पूजा, एकता, अंजलि, नेत्रा, आर्यन, हर्ष, मोहक, जानवी। ओके, चलिए ठीक है। बाकी कोई नहीं आया है तो उसे आप इन्फॉर्म कर दें। ऋषिता, तन्वी और हिमांशी। ओके, या ठीक है। प्रियंका, ऑल राइट। तो देखिए, अभी जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन मेरी कोशिश ये रहती है कि डफर से डफर बच्चे को समझ में आना चाहिए। सो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे व्हेन यू विल बी अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ बफर सॉल्यूशन कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उन सब टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन डेफिनेशन। आप इन पॉइंट्स को लिखते जाइए अपनी कॉपी में, जैसे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। प्लीज राइट देम साइमल्टेनियसली। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस नीड ऑफ बफर सॉल्यूशन। किसकी जरूरत क्या है, कहाँ एग्जिस्टेंस होता है इसका, व्हाट इज द नीड ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ओके, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बफर एक्शन, कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, व्हाट इज द वे, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन्स हेजलबेक इक्वेशन। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बफर रेंज के बारे में। बफर रेंज मतलब पीएच की किस रेंज में बफर आपके पास में इफेक्टिव होता है और किस पीएच पर वो अपनी इफेक्टिवनेस को लूज कर देता है। ठीक है, तो बफर रेंज कहते हैं। और फाइनली द लास्ट वन विल बी द बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। एक बात जो पहले ही बताई जा चुकी है आप लोग कि इस टॉपिक से लगभग 70% आपके टेस्ट के सिलेबस में आना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसे सिंसियरली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन डेफिनेशन 1, नीड ऑफ बफर सॉल्यूशन 2, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन 3, बफर एक्शन 4, कैलकुलेशन ऑफ बफर पीएच 5। होपफुली हम लोग 4th या 5th पॉइंट तक आज कवर कर लेंगे। और ये तीनों पॉइंट जो रह गए बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक और बच जाएगा। दिस इज द 6th, द 7th एंड दिस द 8th। ये हमारे पास में बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है,
that what is the buffer solution, what is the definition. तो बफर सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, बफर बेसिकली जो वर्ड है वो सिर्फ बफर ही है, द वर्ड इज बफर, सॉल्यूशन तो हम लोग बाद में यूज कर लेते हैं. देखिए आपने बहुत बार अपनी लाइफ में वर्ड सुना होगा बफर. ये अपन कह सकते हैं कि जैसे किसी भी एक कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर भी एक बफर बाउंड्री होती है. बफर बाउंड्री का मतलब क्या कि ये वो एरिया है जहाँ पर किसी भी कंट्री का एक स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है, दूसरे कंट्री का भी उतना ही रोल है जितना कि इस कंट्री का रोल है. बफर एरिया होता है वो, बफर एरिया. हाँ, सिर्फ बफर एरिया आप कह सकते हैं. एक रिवर है मान लो, ठीक है, जब रिवर की तरफ जाते हैं आप जमीन से जाएंगे, पहले दलदल आएगा फिर नदी आएगी, तो दलदल क्या है, दैट इज द बफर. ठीक है ना. तो वहाँ से आप जमीन की तरफ भी जा सकते हैं और नदी की तरफ भी जा सकते हैं. खैर हम लोग समझेंगे इस चीज़ को. तो जब हम लोग कह रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द बफर, तो बफर इज ए सॉल्यूशन. बफर इज ए सॉल्यूशन which resist change in pH when small amount of acid or base is added. Buffer is a solution which resist किस चीज़ को, चेंज इन pH को. कब, when small amount of, excess में ऐड कर देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा ये, small amount of acid or base is added. So that is the basic definition of a buffer solution. A buffer is a solution which resist change in pH when small amount of acid or base is added. तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है आपके पास में जो आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो पीएच है वो फिक्स क्यों रखते हैं. जो आपका ब्लड होता है या जो आपका यूरिन होता है, लीव द यूरिन फॉर नाउ, ब्लड की बात कर रहा हूं मैं, जो ब्लड होता है उस ब्लड की पीएच फिक्स क्यों रखते हैं, क्या जरूरत है उस ब्लड की पीएच को फिक्स रखने का. ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप उसका जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या जरूरत है कि आपको ब्लड की पीएच को फिक्स रखना है. प्लीज आंसर. जितने लोग अभी और ऐड हुए हैं प्लीज अटेंडेंस लगा दें अपनी आप. यस, वेरी नाइस. अंजलि आपने आंसर दिया है यस. नाजिस असलम, ओके, ऑल राइट. हाँ, एंजाइम जो है, एंजाइम आर पीएच सेंसिटिव और प्रोटीन आर द पीएच सेंसिटिव. आपको पता है ना कि जो, जैसे मान लीजिए अपनी बॉडी में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है, आप इस बात को जानते हैं. एट द एंड आपके पास में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है. एट द एंड वी वांट टू टॉक अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो बात यह है कि प्रोटीन्स आर द पीएच सेंसिटिव. जैसे मान लीजिए आपके पास में दूध है और दूध में आपने नींबू डाल दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दूध फट जाएगा. वो जो खुद की स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी. दूध में दो चीज़ें होती है, एक तो उसमें पानी है और एक फैट है. दोनों को कनेक्ट किसने किया हुआ है, केजीन प्रोटीन ने. वो केजीन प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर, तो काम नहीं कर पाएगा. तो हमारी बॉडी में हम लोग पीएच को कितना मेंटेन रखते हैं ब्लड का, 7.40.
और रेंज क्या होती है 7.35 टू 7.45। अगर 7.45 से ऊपर जा रहा है तो दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और 7.35 से नीचे आ रहा है तो दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, तो हम ये चाहते हैं वी नीड ए स्पेसिफिक, जैसे एंजाइम्स के काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, वैसे पीएच भी चाहिए होती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी केमिस्ट्री लैब में हैं या बायोलॉजी लैब में हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्यों जरूरत है इस बफर सॉल्यूशन की। आई विल लेट यू नो जस्ट राइट नाउ, फोकस। व्हाट इज द नीड ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्यों जरूरत है? तो देखो एक बार, ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, और लेट्स सी हियर वी हैव ए प्रोटीन सॉल्यूशन, और लेट्स सी एन एंजाइम सैंपल। एंजाइम सैंपल dissolved in water, ठीक है। तो एनवायरमेंट से क्या हो सकता है अगर, लेट्स सी इन एनवायरमेंट nowadays the concentration of CO2 is increasing, if some amount of CO2 come inside, तो अगर ये अंदर आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, CO2 वाटर यहाँ पर है, H2O आपस में जुड़ेंगे और उससे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। तो एक सिंपल कंटेनर जो था, उस सिंपल कंटेनर में CO2 मिक्स हुआ, और CO2 मिक्स होने से उसकी pH जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर एनवायरनमेंट में एक कोई कंटेनर खुला पड़ा है तो उसमें CO2 मिक्स हो जाएगा, और सिर्फ CO2 के मिक्स होने से इट इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3, ठीक है। तो इट विल बी एसिडिक, pH जो है वो कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम का सैंपल था, ये एंजाइम प्रॉपरली काम करे, जहाँ पर भी आप लोग इसको यूज करने वाले हैं इसका प्रॉपर एक्शन हो, इसकी स्ट्रक्चर खराब नहीं हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? अगर मैं चाहता हूं कि जो एंजाइम मतलब प्रोटीन, अगर इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है तो मुझे इस कंटेनर की पीएच को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज एंजाइम खराब हो जाएगा। तो इस एंजाइम में मुझे बफर डाल के रखना पड़ेगा, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एंजाइम काम आता है। ऐसे ही मान लो, लेट्स सी, यहां से तो CO2 आ गई थी इसमें, ये हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और अगेन इट हैज द सेम, हियर वी हैव एंजाइम सैंपल, डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हम लोग कॉमन सेंस से क्या समझते हैं, देखो हर डफर से डफर को समझ में आता है बफर, अगर आप फोकस करेंगे तो इट्स वेरी इजी थिंग। तो मान लीजिए जो कंटेनर आपने यूज़ किया है, इन जनरल लेबोरेटरीज में जो कंटेनर यूज होते हैं दोज आर ग्लास कंटेनर्स, लेट्स से इट्स ए ग्लास कंटेनर। नाउ ग्लास जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम सिलिकेट, लेट्स इट इज Na2SiO3 इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मिक्स होती है रंग बिरंगे ग्लासेस में, लेकिन ये कॉमन फॉर्मूला है ग्लास का, दैट इज द सोडियम सिलिकेट। अब सोडियम सिलिकेट जो है, अगर बहुत टाइम तक सॉल्यूशन यहाँ पर पड़ा है तो सम अमाउंट ऑफ ग्लास विल डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। अगर ग्लास इसमें डिसॉल्व हो गया तो Na2CO3 अगर पानी में जाएगा तो पानी में जाने पर क्या बनाएगा, 2NaOH प्लस H2SiO3। अब H2SiO3 इज वीक एसिड। भाई देखो H2SiO3 क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन दोनों एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो जैसे कार्बनिक एसिड वीक एसिड होता है, वैसे H2SiO3 सिलिक एसिड भी वीक एसिड होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ग्लास कंटेनर में अगर रखा हुआ है ये, तो pH विल इंक्रीज विद द टाइम, pH विल इंक्रीज। एंड द सब्सटेंस, ये जो एंजाइम है, इट इज व्हाट, इट इज pH सेंसिटिव। तो अगर ये pH सेंसिटिव है तो pH के इंक्रीज होने पर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात है जो आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर सबको समझ में आ गई है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि हम लोग अब आगे प्रोसीड कर सकें। जानवी आप कह रही हैं दूध का फटना व्हेन कंटेनर इज, नो 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 नो, इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है भाई। आप मतलब इतना ड्रास्टिक पीएच में चेंज नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत चेंज तो आता है। दूध नहीं फट सकता ढक्कन खुला रखने से। खैर, but you know, casein protein might not be that much sensitive for the pH, but there are many other proteins which are exceptionally extremely sensitive for the pH change. खैर, ये सबको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाला हूं, उस टॉपिक से हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो स्टे फोकस्ड। और आपके जितने साथी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं उनको बोलिए भाई वो क्लासेस में आना चालू करें। पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। चलिए, अभी हम लोग, अब ये जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये अगला टॉपिक है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, अब समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा इवन। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बफर सॉल्यूशन आपके पास में, या सिंपली हम लोग बफर सॉल्यूशन की बजाय बफर लिख देते हैं। बफर दो टाइप का हो सकता है मेनली। सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस। देखिए, मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूं कि जब भी किसी वीक एसिड या वीक बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस केस में बफर सॉल्यूशन बनता है। कितने लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा भाई, प्लीज लेट मी नो। अगर आप में से कोई और स्टूडेंट है जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिखना चाहिए यार। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है प्लीज लेट मी नो, और जिनको दिख रहा है दे टाइप यस सर। तन्वी, आप कोशिश करिए कि जो आपका वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करें आप। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं।
आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, ठीक है। तो हमारे पास में बफर जो है, पहली कैटेगरी हमने क्या बताई, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस। दूसरा आपके पास में क्या हो सकता है, ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। कुल मिला के यहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंस का सॉल्यूशन हमारे पास में बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। अब समझिएगा भाई, आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। गेट रेडी टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन, यू जस्ट गेट रेडी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। तो बफर को हमने दो टाइप का बताया, पहला तो क्या, सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस, दूसरा हमने बताया सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर। अब सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर जो है ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। मैं बहुत पहले आपको एक बात बता चुका हूं दैट बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तब होता है जब आपके पास में वीक एसिड या वीक बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। तो बफर जो है हमारे पास में बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है। इट कैन बी ए सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस और इट कैन बी ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। ये हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। अब समझिएगा एक बार सब लोग समझिएगा। आपको समझ में तब आएगा कि ये सब जो चल रहा है वो समझ में तब आएगा जब आप देखेंगे कि बफर काम कैसे करता है। बहुत जल्दी आप लोग इस चीज को सीखने वाले हैं कि बफर काम कैसे करता है। तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस। ये आपके पास में क्या हो सकता है, इट इज बेसिकली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं पानी में और ये बफर की तरह काम करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट में एसीटेट हो गया फ्रॉम वीक एसिड और NH4 प्लस हो गया फ्रॉम वीक बेस। यहां पर आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल, अमोनियम बेंजोएट। दो एग्जाम्पल हमने बताए हैं, एक तो अमोनियम एसीटेट और एक अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। इट इज द सॉल्यूशन, अब देखिएगा, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि काम कैसे करता है बफर सॉल्यूशन, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी होपफुली। दूसरा हमने क्या बोला, ए सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर जो है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चीजें होंगी आपके पास, एक तो वीक एसिड होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। वीक एसिड होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अभी समझते जाइएगा आप लोग। यहां पर बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट तो आपने सॉल्ट लिखा है, तो कॉन्जुगेट बेस कहां से हुआ, कॉन्जुगेट बेस ये रहा, एसीटेट इसमें है आपके पास में, एसीटेट आपको दिख रहा है, और ये रहा एसिटिक एसिड। ये तो क्या हो गया, वीक एसिड, और ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। अब इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन आप लोगों के पास में आने वाला है,
ऐसे ही हमारे पास में जो बेसिक बफर है उसको हमने क्या बोला, वीक बेस, और साथ में उसका, यस सॉरी हर्षवर्धन यू आर राइट, वीक बेस और साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड हम लोग लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH3 प्लस NH4Cl, NH3 प्लस NH4Cl। बहुत बार जब NH3 एक्वस फॉर्म में लिखा होता है तो उसका मतलब, बहुत बार जब NH3 एक्वस फॉर्म में लिखा होता है तो उसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। तो एसिडिक बफर हमने क्या बोला, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और बेसिक बफर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास में बफर का बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब मैं, यस आपने दोनों ने बिल्कुल सही बात बताई है, असलम एंड हर्षवर्धन। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यू गेट रेडी एंड ट्राई टू आंसर मी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए एक बार आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर, which of the following is not an acidic buffer? इसमें से कौन सा एसिडिक बफर नहीं है? जितने भी एसिड मैंने लिखे हैं सारे वीक एसिड हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर? सी। ठीक है, सी ऑप्शन को, आपके कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैं सी ऑप्शन को मॉडिफाई कर देता हूं। अब एक बार आप लोग आंसर करिएगा। सोडियम लगा दिया है यहां पर, बताइए। सोडियम लगा दिया है ए, ठीक है, और बी, बी एक्चुअली पहले भी इसका आंसर जो था वो बी ही था। खैर वहां पर भी आपके पास में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस था, बट वो जो बेस जिसमें था वहां पर भी आपके पास में, खैर वो अलग चीज हो गई। लेकिन हियर द बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट? इफ देयर इज एनीवन, देखो H3PO4 जो है, H3PO4 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा H2PO4 माइनस। यहां पर जो बेस आपको दिख रहा है इट इज HPO4 2 माइनस, और HPO4 2 माइनस is not the conjugate base of phosphoric acid, that is H3PO4। ये H3PO4 का कॉन्जुगेट, H3PO4 का ये कॉन्जुगेट बेस नहीं है।
कॉन्जुगेशन कब होगा? जब H2PO4 होता। तो इसलिए ये बफर सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, which of the following will not act as a buffer solution? Which of the following will not act as a buffer solution? पहला ऑप्शन है CH3COH 1 मोल प्लस HCl, not HCl, NaOH 1 मोल। दूसरा है CH3COH प्लस KOH 1 मोल 0.5 मोल। तीसरा ऑप्शन है CH3COH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल 0.5 मोल। और अगला ऑप्शन है CH3COH 1 मोल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.25 मोल। Which of the following will not act as a buffer solution? Hopefully सब लोगों को दिख रहा है and please try to answer. एसिटिक एसिड 1 मोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल है, दोनों 1 मोल पहला ऑप्शन में। दूसरे में 1 मोल और 0.5 मोल है, तीसरे में 1 मोल और 0.5 मोल है, और चौथे में 1 मोल और 0.25 मोल है। कौन सा बफर सॉल्यूशन की तरह काम तो इसका आंसर है A एंड C, क्योंकि C में आपके पास इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयन देगा, तो इसका 0.5 मोल काफ़ी है एसिटिक एसिड के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका 0.5 मोल का मतलब क्या है? अगर इसका 0.5 मोल है उसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A एंड C। तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। मुझे अफसोस है कि आप में से कुछ ही लोग इसका आंसर सही दे पाए। कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर? ओके, तो पहला ऑप्शन है आपके पास में
ये 4 आपके पास में दे रखे हैं, इसमें से कौन सा बफर है? फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम एसीटेट, सेकंड इज अमोनियम एसीटेट, थर्ड इज द कैल्शियम एसीटेट एंड फोर्थ इज द पोटेशियम एसीटेट। किसी का भी आंसर नहीं आया है? ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। AD हर्षवर्धन आप कह रहे हैं AD। शालू B। ठीक है, B तो बिल्कुल सही जवाब है। देखो, बफर एक सॉल्ट, अगर आपसे पूछा जाए क्या एक सॉल्ट बफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सॉल्ट जो है, जो भी सॉल्ट आपने यूज़ किया है, वो सॉल्ट आपके पास में वीक एसिड और वीक बेस से बना होना चाहिए, तब वो एज ए बफर काम कर सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट कैन बी ए बफर, ठीक है, बशर्ते वो किससे बना हो? वीक एसिड प्लस वीक बेस से। तो उस केस में सॉल्ट भी जो है वो बफर बन जाता है। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ, जैसे हमने एसिडिक बफर में कहा, एसिडिक बफर जो है वो हमारे पास में क्या होता है? वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। तो इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस आप कैसे ऐड करेंगे? क्या आप वीक बेस को कहीं से, मतलब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस को कहीं से पकड़ के ले आएंगे, या आप एसिडिक एसिड का एक सैंपल लेंगे, उसमें से H+ को खुद खा जाएंगे, या H+ से उसको बॉन्ड को काट देंगे, तलवार से चाकू से काट देंगे, H को हटा देंगे, या फूंक मार के H को उड़ा देंगे? क्या करेंगे आप? कैसे ये कॉन्जुगेट बेस आप लेके आएंगे? कौन सा तरीका है कॉन्जुगेट बेस को लाने का? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी, आप पूरे फोकस के साथ में क्लास में जुड़े रहें, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आप सॉल्ट लेके आएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे? तुम लोग बेवकूफ़ हो ना? अंजलि, एकता, अरे सन्नाटो। जैसे ये सैंपल है तुम्हारे पास में, और ये सैंपल है एसिटिक एसिड का, अब मुझे इसमें इसका कॉन्जुगेट बेस और जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगा। कौन सा सॉल्ट ऐड करूँगा? जिसमें एनाइन कौन हो? उसमें एनाइन आपके पास में होना चाहिए एसीटेट। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में केमिस्ट्री में कॉन्जुगेट एसिड कहाँ से आएगा, तो सॉल्ट से आएगा। अगर मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आएगा, तो सॉल्ट से आएगा। ये दोनों ही सॉल्ट से मिलते हैं। यस इराक्सी, यू आर राइट, रिएक्शन विद द बेस, लेकिन पूरी रिएक्शन मत कराओ भाई। या तो इराक्सी, यू आर वेरी राइट, या तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दो, या फिर इसमें देखो सुनना, बात सुनना एक बार। जैसे आपके पास में वीक एसिड का सैंपल है या वीक बेस का सैंपल है, फिलहाल हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे हैं। आपके पास में वीक एसिड का सैंपल है, अब उस वीक एसिड के साथ में आपको कॉन्जुगेट बेस भी चाहिए, तो कॉन्जुगेट बेस जनरेट करने के लिए या तो आप उसका सॉल्ट उसमें ऊपर से डाल दो, ऊपर से आप सॉल्ट डाल दो उसमें, या फिर उसी में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो स्ट्रॉन्ग बेस उसका पूरा न्यूट्रलाइजेशन ना कर पाए। अगर पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया
अगर पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा। हमें क्या बचाना है, उसमें वीक एसिड को भी रखना है और साथ में सॉल्ट को भी रखना है। तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या है? देखो, कॉन्जुगेट एसिड होगा उसके ऊपर भी चार्ज होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है उसके ऊपर भी चार्ज होता है। तो जो चार्ज वाली चीज है वो किस में मिलती है? सॉल्ट में मिलती है। सो इफ आई एम सेइंग कॉन्जुगेट एसिड मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ए सॉल्ट, इफ आई एम सेइंग कॉन्जुगेट बेस इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ए सॉल्ट, आई एम फोकस्ड ऑन द सॉल्ट। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट बेस आएगा, या तो आप इसमें सॉल्ट मिला दो या फिर इसमें बेस मिलाओ, लेकिन मोल या इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मोल से बेटर वर्ड है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मस्ट बी लेसर देन एसिड। इक्विवेलेंट जो आप ऐड करने वाले हैं वो एसिड से कम होने चाहिए, वरना बफर नहीं बन पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास में लेट्स सी इफ आई से बेसिक बफर है, तो इसका नाम बेसिक बफर क्यों है? क्योंकि ये 7 से ऊपर वाली पीएच इसकी खुद की होती है और उसके ऊपर ये काम करता है। तो बेसिक बफर क्या होता है? बेसिक बफर इज वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड जो होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड आपके पास में कहाँ से आएगा? वो कॉन्जुगेट एसिड आपके पास में कहाँ से आएगा? वो कॉन्जुगेट एसिड आपके पास में कहाँ से आएगा? सॉल्ट से आएगा। इट विल कम फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, यस, वेरी नाइस। आइदर यू ऐड सॉल्ट और you add base, but base must have lesser equivalent than the acid। चलिए हटा देते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर? पहला ऑप्शन है HCN प्लस CaCN2, CN का होल ट्वाइस है। बी आपके पास में है H2CO3 प्लस Na2CO3। सी आपके पास में है HCOH प्लस सोडियम फॉर्मेट। और डी आपके पास में है HCl प्लस NaCl। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हर्षवर्धन आप कह रहे हैं सी, प्रियंका इज सेइंग सी। सी क्वेश्चन था कौन सा बफर सॉल्यूशन है? सी, सब लोग का आंसर सी है। मैं हर क्वेश्चन जो है आपको ऐसा ही दे रहा हूं कि आप कोशिश करके भी उसे सॉल्व ना कर पाए, है ना? दैट्स द स्ट्रेंथ।
आंसर इज ए एंड सी। देखो HCN हमारे पास में वीक एसिड होता है, ये हम लोग जानते हैं, और सन्नाटो और सनसनियो, इस वीक एसिड के साथ में जो कैल्शियम साइनाइड है इसमें क्या CN माइनस नहीं है? इज इट ए पेयर ऑफ टू थिंग्स, दैट इज द HCN एंड CN माइनस? ऑब्वियसली इट इज। सो HCN इज ए वीक एसिड, CN माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ये तो नहीं होगा बिकॉज इट इज द पेयर ऑफ H2CO3 and CO3 2 minus. So not a conjugate acid base pair, but it is a pair. Obviously it is a pair, no doubt about it. And it is, yeah, it is a pair of conjugate acid base pair, but it is a strong acid. तो इस ऑप्शन को काटा, इसको भी काट दिया। A and C are correct. कितने लोगों का ऑप्शन A and C था? किसी का भी नहीं था, सब लोगों का आंसर C है। बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लेना साहब कि इसका आंसर A एंड C दोनों होंगे। दिमाग चालू नहीं रखोगे तो कैसे जवाब हो पाएगा यार। दिमाग तो चालू रखे ना है सबको। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन CH3NH2 प्लस CH3NH3 Cl माइनस। अगला ऑप्शन है NH4OH प्लस NH4Cl। अगला ऑप्शन है NH4OH प्लस NH4NO3। और अगला ऑप्शन है HCN प्लस NaCN। तो इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है? एक बात पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो NH4OH जब भी लिखा जाता है, इस NH4OH का मतलब होता है NH3 एक्वस, मतलब अमोनिया इन द एक्वस फॉर्म। ये बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखें। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये NH4 प्लस है, ये भी NH4 प्लस है, दे गेट कंफ्यूज्ड। तो इफ आई एम सेइंग NH4OH, it means NH3 aqueous in ionic or in any other chapter irrespective of the part of chemistry, physical, organic, inorganic. If I am saying NH4OH, it means NH3 aqueous. जल्दी से जवाब दो भाई। BCD हर्षवर्धन, एकता, BD। मैं हिंट आपको दे चुका हूँ, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। BCD, BNC, ABCD, 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 यस। तो आंसर आपके पास में होगा ABCD। नो डाउट इसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो बफर की तरह काम नहीं कर सकता। आंसर इसका ABCD होगा। अभी भी कई लोग गलत आंसर दे रहे हैं। भाई कहाँ दिक्कत है? ये CH3NH2 है, इसके पास लोन पेयर है, इट इज द अमोनिया डेरिवेटिव, इट इज अमीन। अमीन्स क्या होती है? अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव and they are weakly basic in nature.
amines are ammonia derivative and they are weakly basic in nature. So if there is amine, it is a weak base. Obviously it is a weak base. यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार? बहुत सिंपल सी बात आप लोग से पूछी है. चलो कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन लिखो. आखिरी क्वेश्चन है, फिर अपन बफर एक्शन की बात करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर एक्शन. ओके, इसको हटा देते हैं अभी. जितने क्वेश्चन दिया यार, एक भी सही नहीं हुआ अभी तक आप लोगों का. मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप लोगों को पढ़ाने के बाद में भी आपका सुपड़ा साफ हो जाता है. इट्स एन ठीक है, चलो कोई बात नहीं. पहला ऑप्शन देखो. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस प्लस दिस. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन. यहाँ पर सी ऑप्शन में मोल भी स्पेसिफाई किए हुए हैं आपको, बाकी ऑप्शन में मोल्स स्पेसिफाइड नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन. ये आप देख पा रहे हैं, ये NH है और ये 2 डिग्री अमीन है, सेकेंडरी अमीन. और ये आपके पास में 3 डिग्री अमीन है, R3N. अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव. दे आर वीकली बेसिक इन नेचर. अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव. दे आर वीकली बेसिक इन नेचर. यहाँ पर इस ऑप्शन में एसिटिक एसिड का 1 मोल है और HCl के 2 मोल है. यहाँ पर NH4OH और NH4Cl है भाई. ABD, वेरी नाइस. सबसे तेज आंसर दिया है जानवी ने, देन शालू. यार बाकी लोग सो गए क्या? अगर आप लोग सो गए हो तो क्लास खत्म कर देते हैं, फिर क्लास का मतलब ही नहीं है. अगर आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए. ABD तो टाइप करना है, ABCD तो कैसे भी टाइप कर दो. ऐसे मतलब नहीं है क्लास का यार. इट वॉन्ट मेक एनी सेंस. मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जितना शोर होता है उसका 10% शोर भी नहीं हो रहा है यहाँ पर. मज़ा ही नहीं आता. सो रहे हो तुम सब लोग. ABD ठीक है भाई, सब लोगों का आंसर सही है. A, B और D. C नहीं करेगा, C नहीं करेगा बिकॉज C में आपके पास में एक वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है. डजंट मेक एनी सेंस. एसिड एंड एसिड, इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ एसिड एंड एसिड. इट डजंट मेक ए सेंस. ठीक है. अगर आप लोग एक्टिव होके क्लास में आंसर नहीं देंगे तो इट्स बेटर दैट आई जस्ट पुट ए रिकॉर्डेड वीडियो. इन दिस चैप्टर यू, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मर के पच जाएं, इस चैप्टर को आप रिकॉर्डेड वीडियो से नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. तो अभी तक जितना पढ़ाया है सबको समझ में आ गया है. कितने क्वेश्चन, एक बार सब लोग आंसर, मतलब कोई भी एक जना बता दो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी तक. प्लीज लेट मी नो. और कितने लोगों को समझ में आ गया इस बात का भी आंसर. ठीक है, वेरी नाइस. ठीक है. ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर.
देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, वी हैव स्टडीड नीड ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम लोग चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं. उस पॉइंट का नाम है बफर एक्शन. उस पॉइंट का नाम क्या है? बफर एक्शन. अब मैं आपको समझाता हूं कि बफर काम कैसे करता है. इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा और गारंटीड समझ में आ जाएगा कि बफर क्वेश्चन काम कैसे करता है. बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है. ठीक है. समझिएगा एक बार आप लोग. जैसे ये हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है, और इस तरफ भी कंटेनर है. ओके. इस कंटेनर में आपके पास में यहां पर दिस कंटेनर हैव एंजाइम डिजॉल्व्ड इन वाटर. एंजाइम डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है साहब. ये इस कंटेनर का सीन मैंने आपको बता दिया कि इस कंटेनर में एंजाइम जो है वो पानी में डिजोल्व हो रखा है. अब इसमें एंजाइम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है. और यहां पर इन दिस कंटेनर ऑल्सो द सिचुएशन इज सेम. एंजाइम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. लेकिन इसके साथ में यहां पर 2 चीजें और है. क्या है? 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, या आप कह सकते हैं 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड. लफड़ाई खत्म कर देते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर मान लेंगे बाद में. 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस 0.2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट. इसमें सिंपली क्या था, हमारे पास में एंजाइम डिजॉल्व्ड इन वाटर है. ठीक है. यहां पर भी एंजाइम डिजॉल्व्ड इन वाटर है, लेकिन साथ में 0.2 मोल एसिटिक एसिड प्लस 0.2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट है. मतलब ये बफर भी इसमें हमने ऐड कर रखा है. बफर सॉल्यूशन की मिक्सिंग हमारे पास में यहां पर है. तो समझिएगा क्या हो सकता है. अब हमने क्या किया, वाटर में था, वाटर की पीएच आपको पता है 7 होती है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है. इसमें हमने 0.1 मोलर HCl, ये काम करते हैं, कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए. 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन है और ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन है. बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, वरना बिना मतलब कंफ्यूज होगे, भी बिना मतलब के सवाल करोगे. तो इसमें हमने क्या किया, 0.1 मोल HCl डाल दिया. 0.1 मोल. आधे लोग तो सो गए हैं, यहाँ फोकस करना है भाई सब लोगों को. जो कंटेनर A है उसमें क्या है हमारे पास में, एंजाइम डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर. जो कंटेनर B है इसमें क्या है, एंजाइम डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर एज वेल एज 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट. जैसे ही आपने 0.1 मोल HCl यहां पर डाला, आप मुझे बताओ इसकी pH पहले 7 थी, अब 0.1 मोल HCl डालने के बाद इसकी pH कितनी हो जाएगी?
0.1 मोल HCl डालने के बाद इसकी pH कितनी हो जाएगी? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा इक्वल्स टू 1 और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू C अल्फा, तो C के बराबर ही होगी। C कितना है? 0.1 मोल पर लीटर, यही होगा। pH जो पहले 7 पे थी सीधा कहाँ ड्रॉप करेगी? देखो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻1। तो pH आपके पास में कितनी आ गई? pH आपके पास में आ गई 1। सबको समझ में आ रहा है क्या ये कि अगर आप इसमें 0.1 मोल HCl के डालोगे तो उसकी pH कितनी हो जाएगी? एंजाइम से भी अपना कोई कनेक्शन नहीं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एंजाइम। सिर्फ एक दो बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी सब तो सो रहे हैं शायद। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ठीक है, 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी एंजाइम 1 लीटर पानी है लेकिन साथ में बफर भी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर मैंने 0.1 मोल HCl के डाल दिए। यहाँ पर मैंने 0.1 मोल HCl के डाल दिए। अब इसके हिसाब से जैसे यहाँ पर pH 1 हुई थी, अब देखते हैं यहाँ पर pH में कितना चेंज आता है। यहाँ पर 7 से सीधा कितनी हो गई? 7 से सीधा कहाँ हो गई? 1 पे आ गई। डेल्टा pH कितना आया? डेल्टा pH इक्वल्स टू 6। जो pH में चेंज आया वो कितना आया? 6। हालांकि 0.1 मोल HCl बहुत ज़्यादा होता है। 0.1 मोल HCl इज टू मच फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन। खैर, हम स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं इन जनरल। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड और साथ में 0.2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। मतलब बेसिकली इट्स ए पेयर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इट्स ए बेसिकली ए बफर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में एसिड हो गया और ये हमारे पास में इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर HCl आप इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो HCl के ऐड करने के बाद HCl के ऐड करने के बाद इस बफर का कौन सा पार्ट HCl से रिएक्ट करेगा? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। इसका कौन सा पार्ट HCl से रिएक्ट करेगा? कॉन्जुगेट बेस, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज एसिड और ये बेस है, तो कॉमन सेंस की बात है, बेस जो है वही रिएक्ट करेगा इसके साथ में। इट्स ए कॉमन सेंस। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपके पास में ये है और इसका अमाउंट जो है वो कितना है? 0.2 मोल। जैसे ही आपने सिस्टम में HCl को ऐड किया, क्या बन जाएगा? CH3COH प्लस NaCl। HCl कितना ऐड किया था? 0.1 मोलर या 0.1 मोल। तो ये क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जितना अमाउंट इसका होगा
उतना ही अमाउंट इसका बनेगा, कितना बनेगा 0.1 मोल। तो आप देख पा रहे हैं, क्या आप एक बात समझ पा रहे हैं? इस कॉन्जुगेट बेस ने ये जो कॉन्जुगेट बेस था, इस कॉन्जुगेट बेस ने क्या किया, HCl के साथ में रिएक्ट करके इस HCl की शक्ल ही चेंज कर दी। इस HCl के H प्लस सारे के सारे किस में चले गए? एसिटिक एसिड में। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपके पास में HCl ही होता और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, आप खुद बताइए मुझे, कॉमन सेंस से बताना कि 0.1 मोल HCl की वजह से pH में चेंज ज्यादा आता, 0.1 मोल HCl की वजह से pH में चेंज ज्यादा आएगा, या 0.1 मोल एसिटिक एसिड की वजह से pH में चेंज ज्यादा आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से ज्यादा H प्लस आयन कौन देगा? 0.1 मोल HCl या 0.1 मोल एसिटिक एसिड? कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा H प्लस आयन कौन देगा? 0.1 मोल HCl। लेकिन इस कॉन्जुगेट बेस की वजह से क्या हो गया, इस HCl की शक्ल चेंज हो गई और एक इसमें कन्वर्ट हो गया 0.1 मोल एसिटिक एसिड में। तो आप खुद सोचो, आप खुद सोच के देखना कि अगर आप इसमें डायरेक्टली 0.1 मोल ही ऐड करते तो इसकी pH कितनी आती? इसकी pH आपके पास में 1 आती। लेकिन अभी आपके पास में इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो एसिटिक एसिड क्या है? खुद वीक एसिड है। वीक एसिड है तो क्या होगा? इट विल गिव लेसर H प्लस आयन। उससे क्या होगा? लेसर चेंज इन pH। मतलब अगर फाइनल pH की बात अभी करेंगे हम लोग, बट फिलहाल आपके पास में इस स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। वीक एसिड में कन्वर्ट किसने कर दिया? इस स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट किसने कर दिया? इस कॉन्जुगेट बेस ने। ठीक है, तो अभी समझते हैं हम लोग, इन चीजों को समझ रहे हैं। देखो, बफर सॉल्यूशन जो होता है, बफर सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड ऐड करोगे तभी पीएच को चेंज नहीं होने देगा। नहीं, एसिड डालो या बेस डालो, दोनों केस में पीएच को चेंज नहीं होने देगा बफर सॉल्यूशन। तो फाइनली अगर मैं फाइनल पीएच की बात करता हूं तो वैसे तो 1 आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बताओ फाइनली H प्लस विल कम फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है बताओ आप तो मुझे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? हालांकि यहां पर पीएच को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपन कॉमन सेंस ही बता सकते हैं। तो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी? ये पहले से ही सॉल्यूशन में था 0.2 मोल, तो 0.2 मोल तो पहले से ही पड़ा था, और HCl को ऐड करने के बाद में और बन गया, दोनों को जोड़ो 0.3 मोल हो गए। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखते हैं? √K × C। ठीक है, K कितना होता है इसका? 10⁻⁻⁵
मल्टीप्लाई 0.3, ये आपके पास में H+N की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। जब डायरेक्टली अगर pH फाइंड आउट करनी हो आपको तो हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ लॉग C, हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग ऑफ C, ऐसे फाइंड आउट करते हैं आप pH। तो यहां पर डेल्टा pH कितना आ रहा है? क्या डेल्टा pH 6 आ रहा है? इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁻⁻6, -6 का रूट लेंगे 10⁻³ pH आपके पास 3 के आसपास आएगी। फिलहाल इस बात से अपने को मतलब ही नहीं है कि pH में कितना चेंज आएगा। इस बात से आपको कोई मतलब ही नहीं है कि pH में कितना चेंज आएगा। हमें एक ही बात पे फोकस करना है, हमें सिर्फ ये समझना है यहाँ पर कि जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ऐड किया था, उस स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया किसने? कॉन्जुगेट बेस ने। तो अब उस वीक एसिड से उतने H+ आयन नहीं आएंगे जितने कि स्ट्रॉन्ग से आते, तो वीक एसिड बन गया, तो लेसर H+ और लेसर चेंज इन pH। तो यहां पर अपन मान सकते हैं कि pH 3 के आसपास आएगी, मतलब pH में उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा जितना कि पहले हो रहा था बिना इसके। इसमें कोई डाउट नहीं है, बफर सॉल्यूशन गारंटी नहीं है कि pH हिलेगी नहीं, pH हिलेगी, pH में चेंज आएगा, लेकिन उतना चेंज नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर आपके पास ये बफर सॉल्यूशन होता किसी कंटेनर में और उसमें थोड़ा बहुत CO2 मिल जाता, तो थोड़े बहुत CO2 से तो फर्क आने ही नहीं देता। ये तो आपने HCl जैसी खतरनाक चीज़ डाली है, तो HCl बफर सॉल्यूशन को भी ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। वो कैसे ख़त्म कर देता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका काफ़ी अमाउंट हमने डाला है विद रेस्पेक्ट टू बफर सॉल्यूशन। देखो बफर तो आपके पास में दोनों 0.2 मोल थे और इसके रेस्पेक्टिव में आपने 0.1 मोल डाल दिया, मतलब आधा अमाउंट डाल दिया उसका। तो आधा अमाउंट डाल दिया तो pH में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, बट उतना नहीं आएगा, फिर भी काफ़ी हद तक उसको रोके हुए है, उतना चेंज नहीं आने दे रहा है, बहुत कम अमाउंट। अगर मान लीजिए इन दोनों के 10-10 मोल होते और आपने सिर्फ उसका 0.1 मोल डाला होता, तो उस केस में आप एक बार चेंज फाइंड आउट करते। वास्तविकता में आपको ध्यान चलता कि pH में कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी बेसिक बात को समझना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक में कन्वर्ट हो गया। खैर आगे बात समझ में आ जाएगी आपको और बहुत क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में समझ में आ जाएगी। अभी आप लोग आगे देखिए एक बार। तो हमारे पास में दो चीजें थी, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बफर काम कैसे करता है, बफर काम कैसे करता है, ये 4th पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए एसिड डाला या आपने मान लो बेस डाला इसमें, देखो अगर मैं ये कहता हूं एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एसिड से pH को चेंज नहीं होने देगा। एसिडिक बफर का मतलब ये होता है ऐसा बफर जिसकी खुद की pH 7 से कम है 25 डिग्री सेल्सियस, और बेसिक बफर का मतलब ये होता है इसकी खुद की pH 7 से ज्यादा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने इसमें एसिड ऐड किया, मतलब H+ ऐड किया, तो इसे रिएक्ट कौन कर लेगा? कॉन्जुगेट बेस इसको खा जाएगा और कन्वर्ट कर देगा इसको वीक एसिड में। और अगर इसमें मैंने बेस ऐड किया मतलब मैंने क्या ऐड किया? OH- आयन ऐड किया, और OH- आयन ऐड किया मतलब इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? इसकी रिएक्शन हो जाएगी एसिड से, क्योंकि बेस है, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में, और उससे कोई खास फर्क pH में नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ेगी, और बेस ऐड कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ेगी। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है भाई। एसिड से एसिड, कौन से एसिड की? वीक एसिड की, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी।
तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बफर सॉल्यूशन का आप एक्शन काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका ये है कि अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं तो उसको वो वीक एसिड या वीक बेस में कन्वर्ट कर देता है, और वीक एसिड या वीक बेस का जो आयनाइजेशन होता है वो लेस देन 5% होता है। मतलब एक तो कहीं वो 100% आयनाइज होता और एक कहीं 5% से भी कम आयनाइज हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है कि पीएच में जितना चेंज पहले आता उससे बहुत कम चेंज आएगा? येस और नो? प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, एक बफर सॉल्यूशन से H+ या OH- आयन जहां से आ रहे थे वो पहले स्ट्रॉन्ग पार्ट था, अब आपने उसको वीक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आपने उसको वीक में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो अभी एक बार इसको हटाते हैं। भाई जो HCl था, इट हैड 100% आयनाइजेशन. Acetic acid is a weak electrolyte. It has less than 5% ionization. So it's a stuff of common sense. It's a stuff of common sense. What is common sense? The common sense is that it is going to convert